हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स्थ मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने एसेलरेशन पढ़ा था। एसेलरेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो सब हम लोग पढ़े थे और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो इस मॉड्यूल में हम लोग एसेलरेशन को रिवाइज करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं ये सीखेंगे और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेलरेशन से। तो हमने एसेलरेशन को कैसे डिफाइन किया था? हम लोग एसेलरेशन को डिफाइन किए थे कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है वही होता है किसी बॉडी का एसेलरेशन। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन किए थे, कैसे समझे थे? तो एक हमने यहाँ पे बॉडी लिया था जिसका इनिशियल वेलोसिटी था u इसका वेलोसिटी था, और आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v। इसका वेलोसिटी हो गया था v। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो इसको हम लोग डिफाइन किए थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, मतलब हर टाइम इंटरवल में कितना का चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर दिए थे। यूनिट टाइम में कितना का चेंज आ रहा है ये हमने देखा था। तो इसी को हम लोग डिफाइन किए थे एसेलरेशन। एसेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसका वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग एसेलरेशन को डिफाइन किए थे। तो एसेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एसेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, दोनों होगा। मैग्नीट्यूड भी हमें बताना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो ये वैल्यू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अब डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी सपोज 1 मीटर से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। सपोज कुछ टाइम बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 15, 20, ऐसे इसका वेलोसिटी जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन होगा, हम लोग ये पढ़े थे कि जो डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अभी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो इसी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एसेलरेशन का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये केस हमारा 1 हो गया, ये केस 1 हो गया। हम लोग सेकेंड केस भी पढ़े थे कि अगर टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, सेकेंड केस है टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसका 30 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी हो जाता है 25, फिर 20, फिर हो जाता है 15, ऐसे इसका जो वेलोसिटी है वो घट रहा है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घटते जा रहा है। तो अभी इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो एसेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो एसेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो इसके अपोजिट होगा। तो ये एसेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम वेलोसिटी को प्लस में लिखते हैं तो एसेलरेशन को हमें माइनस में लिखना पड़ेगा इस केस में। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और एसेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को पॉजिटिव में लिखते हैं तो एसेलरेशन को यहाँ पे निगेटिव में लिखना पड़ेगा। अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में दोनों पॉजिटिव में लिखेंगे, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एसेलरेशन भी पॉजिटिव। लेकिन केस 2 में जहाँ पे टाइम के साथ इस बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है, तो इस केस में अगर वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो एसेलरेशन को निगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसेलरेशन का जो डायरेक्शन हो गया वो वेलोसिटी के अपोजिट हो गया। तो अगर मान लीजिए इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टाइम t = 0 पे इसका वेलोसिटी है v, और आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम टी इसका वेलोसिटी इतना ही रहता है, v ही रहता है, इसका वेलोसिटी v ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? नहीं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। जीरो तभी होगा जब किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी इस एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जो वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तभी एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको हम लोग बाद में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो उस समय ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम लोग यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो ऊपर में जो है न्यूमरेटर में वेलोसिटी का यूनिट आएगा और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में यूनिट आएगा टाइम का यूनिट आएगा। यहाँ पे टाइम का यूनिट आएगा। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मीटर बाई सेकेंड, इसको ऐसे लिख लिए। और ये वाला एक सेकेंड है तो इंटू सेकेंड हो जाएगा, और ये सेकेंड और सेकेंड मिलके क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी पढ़े थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस पढ़ा था। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था। तो एक बार इसको फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या दिया है? ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, और इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। या द बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या था कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाई अनइक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट नहीं दिया है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इसमें वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, ग्राफ भी ड्रॉ किया था। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आया था? ये एक स्ट्रेट लाइन आया था। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी था, ये टाइम था। तो जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया था। तो यही यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसा आया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आया था एक कर्व लाइन, ये इस टाइप से आया था। ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो ये कैसे आया था? ये कुछ इस टाइप से आया था। हम लोग इसको ड्रॉ किए थे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए कर्व लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन न होके एक कर्व लाइन आएगा। ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एक कांस्टेंट स्लोप होगा। जो ये थीटा होगा ये वेरी नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, एक कर्व लाइन आएगा
तो हर टाइम पे हर एक टाइम पे इसका जो टेंजेंट टू द कर्व होगा, टेंजेंट टू द कर्व ही बताता है स्लोप। तो हर टाइम पे जो इसका स्लोप है वो चेंज हो रहा है। इस टाइम टी पे इसका ये स्लोप है, ये जो अभी हमने ड्रॉ किया ये स्लोप है। किसी दूसरे टाइम टी पे T2 पे, ये मान लीजिए ये टाइम T1 है, इस टाइम T2 पे इसका स्लोप कैसे होगा, टेंजेंट टू द कर्व। तो टेंजेंट टू द कर्व, तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो इसका ये स्लोप आ गया। तो हर टाइम पे इसका जो स्लोप है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि किसी भी हाइट h से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी हाइट h से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं सिंपली, तो इसका जो मोशन होता है वही होता है फ्री फॉलिंग मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग डिफाइन किए थे कि एक कार है और कार अपना वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। जब उसको खाली रोड मिलता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो हम लोग कार का वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, और जब हमें ट्रैफिक मिलता है तो हम अपने कार के स्पीड को घटा देते हैं। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये एग्जाम्पल है। आगे हम लोग डिफाइन किए थे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे कि टाइम के साथ जब वेलोसिटी बढ़ता है तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी घटना, तो पहले 30 था, फिर 25 हुआ, 25 से 20 हुआ, 20 से 15 हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ। तो अगर टाइम के साथ जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो आगे जो पॉइंट दिया गया है वो बोलता है द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सिंपली कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसे नहीं बोलते हैं, सिंपली उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन दिया गया है इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है। इसमें दिया हुआ है कि निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग जनरली रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हमें रिटार्डेशन दिया है, किसी प्रॉब्लम में रिटार्डेशन दिया है या डी एक्सेलरेशन दिया है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी टाइम के साथ उसका वेलोसिटी घट रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे समझे थे कि जब टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, जब टाइम के साथ स्पीड बढ़ता है तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इस केस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग देखे थे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, तो वही यहाँ पे दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर इन द केस ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है इस टाइप से, अपवर्ड स्लोप आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, और निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में ये जो स्लोप आ रहा है इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। तो इसमें हम अगर ये देखेंगे कि निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के साथ वेलोसिटी का घटना। तो
यहाँ पे टाइम t है तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम आगे का टाइम लेंगे, जैसे कुछ ये टाइम t1 है, देन नेक्स्ट टाइम t2 लेते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें कम मिल रहा है, फिर आगे जाते हैं और टाइम पे यहाँ पे और वेलोसिटी कम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम के साथ इसका पार्टिकल का या बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में। तो जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आता है वो निगेटिव स्लोप आता है। लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ता है। तो ये यहाँ पे टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आता है वो आता है पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी हाइट h से हम लोग एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और ये सरफेस की तरफ आता है, ये ग्राउंड की तरफ आता है, ये अर्थ सरफेस के तरफ आता है, यानी कि ग्राउंड की तरफ आता है। तब इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, हम लोग ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घटेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, कितना टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो अगर इस वेलोसिटी को हमें चेंज करना है तो इस वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेलोसिटी का, ये मैं वेलोसिटी का बता रहा हूँ, वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है विथ टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। या दोनों को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड को भी चेंज करो और डायरेक्शन को भी चेंज करो, तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा और हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल समझ के चलते हैं कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है और इसका जो स्पीड है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसे था और इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसे था। तो यस, टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसके पास चेंज इन वेलोसिटी है, यस चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा। तो इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो इसका जो स्पीड है, इस पार्टिकल का स्पीड है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मीटर का है, 5 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जब ये यहाँ पे आता है तो ये हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो वहीं ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट जो है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो जब उसके स्पीड में चेंज होता है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड में, स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, तो जाके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा।
मतलब उसका जो वैल्यू है, एक्चुअल स्पीड का वैल्यू है, अगर चेंज होता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15 हो रहा है, तभी जाके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ये कुछ नंबर आएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो, यानी कि स्पीड का जो उसका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर चेंज होता है तब जाके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। तो अगर हम देखें तो जो इसका यहाँ पे स्पीड है, या इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये टेंजेंट होगा। जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसका टेंजेंट ये होगा, इसका टेंजेंट ये होगा, और जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसका टेंजेंट कहीं ऐसे होगा। तो हर पॉइंट पे जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो चेंज हो रहा है। तो यस, इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो इट इज़ ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका डायरेक्शन जो होता है टेंजेंट टू द सर्कल होता है। इट्स डायरेक्शन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका जो डायरेक्शन होता है टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये यहाँ पे टेंजेंट टू द सर्कल है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा? तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि हाँ, तो मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है। तो जो पहला हमारा केस था उसमें हमारे पास दोनों चेंज किया था, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ था और डायरेक्शन भी चेंज हुआ था। लेकिन अब हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वो इसका स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी इसका स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी इसका स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो रहा है। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगा? क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो अब हम देखते हैं कि इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होगा। तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो जब ये इस पॉइंट पे है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, टेंजेंट टू द सर्कल। जब ये इस पॉइंट पे आता है तो इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जब ये इस पॉइंट पे आता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट नोटिस किया कि मैग्नीट्यूड जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होता है। तो यस, हर पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? वो होता है v²/r, v²/r, जहाँ पे v इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है और r इसका रेडियस है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब ये यहाँ पे आएगा पार्टिकल तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
क्या ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या ये कांस्टेंट आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है v²/r, क्योंकि v जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो ये टर्म एक कांस्टेंट होगा, v²/r कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें देखना है क्या डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। तो यस, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब ये इस पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, जब ये इस पॉइंट पे आता है तो इसका डायरेक्शन इस तरह से है, और जब ये इस पॉइंट पे आता है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि टाइम के साथ इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ तो इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अभी हमने देखा कि जब इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है, तब इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा ये हमने यहाँ पे बताया, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन को रिवाइज किया, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे हमने उसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसको डिराइव करेंगे वो तभी अप्लीकेबल होगा जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन टू चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब कितना टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है उसके बीच में, और एक्सेलरेशन के बीच में, और फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके बीच का रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ये होता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसको हमने अपने पिछले मॉड्यूल में ही डिराइव किया था, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे भी डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको लिखे थे, तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u और इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v। किसी टाइम इंटरवल t के बाद इसके वेलोसिटी में इतना चेंज होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और कितना टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ तो वो टाइम इंटरवल यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो टाइम को हम लोग इधर लेके आते हैं। तो ये कितना हो गया 80, ठीक है, ये 80 हो गया, ये यहाँ से हट गया, और u को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे u जो है माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस 80। तो यहीं पे ये डिराइव किया गया है। एक्सेलरेशन का सिंपल डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो हमने एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया और टाइम टेकन को t से डिनोट किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन ये हमारे पास डिराइव हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आ गया है। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम
टी इंटरवल में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन है और टाइम जो है टी जो है ये टाइम टेकन है, टी यहाँ पे टाइम टेकन है। अगेन यहाँ पे रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को तभी यूज़ करेंगे जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम का स्क्वायर टर्म आ रहा है और यहाँ पे एक टाइम, केवल टाइम आ रहा है, तो ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो अपने पिछले मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया था एवरेज वेलोसिटी, हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किए थे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, ऐसे हम लोग डिफाइन किए थे। ये फॉर्मूला हम लोग डिफाइन किए थे अपने पिछले मॉड्यूल में। तो डिस्टेंस टेबल कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है या वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पे होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ पे होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको समझते हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका, एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो t टाइम में होता है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम टेकन, इसका कितना, इसने कितना टाइम लिया इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब इसको सिंपली थोड़ा हम लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, हमने पहले डिफाइन किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी डिफाइन किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, तो ये इस v को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, इस v को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस टेबल, यहाँ पे फिर से वही गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 होगा। इसको हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। और जब डिस्टेंस टेबल निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे v को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमने इसको ऑलरेडी डिराइव कर लिया है कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी होता है। तो इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो u प्लस ए टी आ गया। एक u यहाँ पर है, एक u यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके 2u हो गया प्लस ए टी, और ये 2 नीचे रहेगा, इंटू टाइम आ गया। तो इस टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 2u इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और फिर इसको रीअरेंज कर देंगे, तो ये 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा और ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डिराइव हो जाता है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मोशन को अगर हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करें तो ये कैसे करेंगे, तो हमने किसी पार्टिकल का जो मोशन है एक वीटी ग्राफ पे प्लॉट किया है, वीटी ग्राफ पे प्लॉट किया है। ये यहाँ पे वेलोसिटी है और ये यहाँ पे टाइम है। तो मान लीजिए इसका जो पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है और फाइनल पोजीशन बी है। तो सबसे पहले वीटी ग्राफ पे ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो है u और जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वो है v, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ये चेंज होता है टाइम इंटरवल t में। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वही होता है हमारा डिस्टेंस टेबल बाई पार्टिकल या डिस्टेंस टेबल बाई बॉडी। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस टेबल इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई। ए सी डी ई कहाँ पे है, यह है ए सी डी ई। तो हमने इतना का एरिया यहाँ पे लिख लिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये एक इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया प्लस,
अब ये वाला भी तो एरिया लेना पड़ेगा, ऊपर का जो बचा हुआ है ये ट्रायंगल का एरिया, इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये A है, ये B है और C है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये जो रेक्टेंगल है ACDE, इसका एरिया होगा इसका हाइट इंटू विड्थ। तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है U और इसका विड्थ है या लेंथ है इसका कितना, लेंथ है T। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है इसका T है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा UT आ गया। और अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ यहाँ पे आ गया, बेस कितना है, बेस है इसका ये वाला, तो ये कितना है टाइम T है, इसका वैल्यू कितना है T, तो ये T यहाँ पे आ गया। अब इसका हाइट कितना है, हाइट है ये चेंज इन वेलोसिटी, जो हाइट है वो वेलोसिटी के टर्म में होगा, तो ये वाला इसका हाइट हो गया। तो ये हाइट कितना होगा V माइनस U इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे आ गया हाफ इंटू V माइनस U। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस जो V टर्म को है इसको रिप्लेस कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो V इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे V के टर्म में। तो यहाँ से आ गया S इक्वल टू UT प्लस, तो जब इसको हम लोग पुट करेंगे V इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ से V माइनस U टर्म दिया है, तो V माइनस U टर्म इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो U को हम लोग इधर लेके आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा V माइनस U। तो V माइनस U का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 80, या सिंपली हम लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, या V माइनस U का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V माइनस U का वैल्यू आ गया 80। अब इस V माइनस U के वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो यहाँ से आ गया UT, क्योंकि UT तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये सिंपली ऐसे आ जाएगा। हाफ B यहाँ पे है तो हाफ B यहाँ पे आ जाएगा, प्लस तो ऑलरेडी है तो प्लस तो हमने लिख लिया है। और V माइनस U का वैल्यू हमने 80 कैलकुलेट किया है, तो 80 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और टाइम T को ऐसे ही यहाँ पे रख दिया जैसे वहाँ पे था। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये UT आ जाएगा, यहाँ पे हाफ का हाफ हो जाएगा और T मिलके यहाँ पे T स्क्वायर हो जाएगा। तो A यहाँ पे आ गया और T मिलके T स्क्वायर बन गया। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया इन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो ये डिराइव हो गया। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये रिलेशन बताता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के टर्म में। तो जब भी हमें टाइम नहीं दिया है, किसी प्रॉब्लम में टाइम नहीं दिया गया है, तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये जो बताता है इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस s। तो जब कोई बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना फाइनल वेलोसिटी अचीव किया, वो इस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे v इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ से टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया है ऑलरेडी, ये होता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता है, तो अगर हम इस टाइम को रिप्लेस कर दें, ये जो टाइम आ रहा है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो इस टाइम का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। एक मिनट जस्ट, ये जो टाइम का वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव किया या कैलकुलेट किया, इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आ जाएगा। तो यहाँ पे s कितना हो गया, u है, यहाँ पे u का u आ गया। अब टाइम को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। तो इस टाइम को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब हाफ आता है, एक्सेलरेशन आता है और फिर टाइम का स्क्वायर आ रहा है। तो टाइम का स्क्वायर यहाँ पे जो t है इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको 2 बार लिख दिए हैं।
2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, या तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो v माइनस यू बाई ए है ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया u, ये u यहाँ पे आ गया और हाफ आएगा, a आएगा, और यहाँ पे 2v माइनस यू बाई ए है, तो एक तो हमने कॉमन ले लिया तो एक बच जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू बाई ए इंटू वी प्लस यू बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे v प्लस यू बाई 2 आ जाएगा, ये a और a कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ये डिराइव हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डिराइव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट जो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे ये दिया गया है, दिस इक्वेशन आर अप्लाइड टू ए बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम लोग इस इक्वेशन को तभी यूज कर सकते हैं जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब हम इस इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग तभी यूज करेंगे जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो। इसका मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब वो इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो उस केस में हमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है, ठीक है। तो ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और इसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली रेस्ट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया और यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इस केस में हमें फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। तो वही लिखा है, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट यानी कि वो रुक जाता है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बोलता है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि इस टाइम पे भी इसका वेलोसिटी v है और इस टाइम पे भी इसका वेलोसिटी v है, मतलब टाइम के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी है 0 और टाइम t है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। तो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमें 0 लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। यहाँ पे दिया है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट करके यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, मतलब तो स्टार्ट कर रहा है मतलब कि ये इनिशियली रेस्ट पे था और इसने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। और 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, आफ्टर 10 सेकेंड इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो यहाँ पे दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें दिया गया है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये इसने जस्ट रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब जस्ट स्टार्ट किया है। जस्ट स्टार्ट का मतलब होता है कि पहले वो रेस्ट पे था और अभी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले तो रेस्ट पे ही था ना, पहले रेस्ट पे था, मतलब ये 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। कोई भी जो पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है वो डायरेक्टली 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टार्ट नहीं होता है, इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, फिर उसका स्पीड जो है वो बढ़ते जाता है। तो ठीक है, तो ये एक ऐसे इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम सेकेंड में दिया है। तो अगर हम इसको यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करें, कंसिस्टेंट यूनिट में कन्वर्ट करें, तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में लिखना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में लिखने के लिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
और यहाँ पे आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3600 आ जाएगा। तो ये आता है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे v दिया है, u दिया है, v दिया है और टाइम दिया है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है और टाइम 10 सेकेंड है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 10/10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा 10/10 और ये हो जाता है 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1। तो ठीक है, आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। आने वाले मॉड्यूल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।